सुप्रभात बच्चों। आज हम राजशास्त्र में सेकेंड लेसन देखेंगे। वैसे तो महामारी की विभीषिका से अध्ययन अध्यापन दोनों ही प्रभावित हुआ है और इससे पूरी दुनिया में एक अव्यवस्था सी उत्पन्न हो गई है। फिर भी किसी न किसी रूप में हमें अपने अध्ययन अध्यापन से जुड़ करके अपने दायित्वों का तो निर्वाह करना ही है। पिछले अध्याय में हमने पढ़ा था कि भारत सरकार और संविधान ने लोकतंत्र की दिशा में प्रगति की है और इस प्रगति में सबसे बड़ा योगदान चुनाव का है। चुनाव और प्रतिनिधित्व लोकतंत्र से संबंधित ये अत्यंत महत्वपूर्ण प्रक्रिया है। आपको समझ लेना चाहिए कि भारत एक लोकतांत्रिक देश है और यहाँ पर लोकतंत्र का सबसे प्रचलित जो प्रकार है वो प्रातिनिधिक लोकतंत्र होता है। इतने बड़े देश में सभी जनता देश की शासन प्रक्रिया में शामिल तो हो नहीं सकती, इसलिए जनता द्वारा चुने गए प्रतिनिधियों के द्वारा शासन तंत्र चलाया जाता है, जिसको हम प्रातिनिधिक लोकतंत्र कहते हैं। इस तरह से लोकतंत्र के दो प्रकार होते हैं, एक प्रत्यक्ष लोकतंत्र और दूसरा अप्रत्यक्ष या प्रातिनिधिक लोकतंत्र। हमारे यहाँ कहने की आवश्यकता नहीं, अप्रत्यक्ष यानी प्रातिनिधिक लोकतांत्रिक शासन प्रणाली है और इसमें जनता अपने प्रतिनिधियों का चुनाव करती है और चुने गए प्रतिनिधि जनता की तरफ से शासन की बागडोर संभालते हैं और जनता के हित और कल्याण को ध्यान में रखते हुए कार्य करते हैं। इसका बड़ा फायदा ये होता है कि शांतिपूर्ण मार्ग से सत्ता का परिवर्तन होता है। विभिन्न राजनीतिक दलों को सरकार बनाने का अवसर मिलता रहता है और जब सरकार बदलती है तो कई बार शासन की नीतियों में भी बदलाव आता है, जिसका समाज जीवन पर भी असर पड़ता है। इसलिए हमारे जनप्रतिनिधि जिनका हम चुनाव करते हैं उस पर विचार करने की आवश्यकता है कि वो जनप्रतिनिधि कैसे हैं। इस संदर्भ में हमारी अपेक्षा होती है कि चुने गए जनप्रतिनिधि सक्षम हो और जनता का सम्मान करने वाले हो, वो विनम्र हो और चरित्रवान भी हो, विश्वसनीय हो और प्रामाणिक भी हो, लोगों की भावनाओं का ख्याल करें। तो जिस चुनाव प्रक्रिया द्वारा हम अपने प्रतिनिधियों का चयन करते हैं, उन्हें चुनते हैं, वह चुनाव प्रक्रिया कैसी होनी चाहिए? बिल्कुल खुली, निष्पक्ष और विश्वसनीय होनी चाहिए। और इस दृष्टि से भारतीय संविधान द्वारा चुनाव संपन्न कराने के लिए एक स्वतंत्र निर्वाचन आयोग का प्राविधान किया गया है। ये चुनाव संपन्न कराने की संपूर्ण जिम्मेदारी चुनाव आयोग की होती है। आइए इस चुनाव आयोग के या निर्वाचन आयोग के बारे में जानते हैं। भारतीय निर्वाचन आयोग और राज्य स्तर पर कार्यरत राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा देश में ये महत्वपूर्ण चुनाव कराए जाते हैं। इसे समझें। निर्वाचन की तारीख की घोषणा से लेकर के और चुनाव परिणाम घोषित होने तक संपूर्ण जिम्मेदारी चुनाव प्रक्रिया की ये निर्वाचन आयोग के मार्गदर्शन और उनके नियंत्रण में चलती है। देखें, ये निर्वाचन आयोग के बारे में तो हम इस पाठ में पढ़ेंगे ही, उसकी संरचना के बारे में जानेंगे। निर्वाचन आयोग का कार्य क्या है, उसकी भूमिका क्या है, इन सब के बारे में बेहद जानकारी यहाँ इस प्रकरण के तहत हम प्राप्त करेंगे। निर्वाचन आयोग का चुनाव एक मुख्य चुनाव आयुक्त और दो अन्य उसके सहायक आयुक्त होते हैं और इन तीनों के पास समान अधिकार होता है।
इन आयुक्तों की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है, इसलिए ये पूरी तरह से स्वायत्त हैं और इनको किसी भी राजनीतिक दबाव के तहत रह करके या किन्हीं राजनीतिक कारणों से हटाया नहीं जा सकता है। चुनाव आयोग के व्यय के लिए भी स्वतंत्र वित्तीय प्राविधान किया गया है। इनके अपने कोई अलग से कर्मचारी नहीं होते हैं, बल्कि चुनाव आयोग अपने चुनाव प्रक्रिया को पूर्ण कराने के लिए निर्वाचन आयोग में कार्यरत जो अधिकारी होते हैं वो सरकारी कर्मचारी होते हैं, शिक्षक होते हैं और अन्य कर्मचारियों के सहयोग से निर्वाचन आयोग अपने कार्य संपन्न करता है। निर्वाचन आयोग के ऊपर ये बहुत बड़ी जिम्मेदारी होती है कि देश में निष्पक्ष वातावरण में और खुले वातावरण में चुनाव प्रक्रिया संपन्न हो। तो निर्वाचन आयोग के कार्य और उसकी भूमिका इस संदर्भ में बहुत महत्वपूर्ण होती है। सबसे पहला कार्य होता है निर्वाचन आयोग का मतदाताओं की सूची तैयार करना, वोटिंग लिस्ट तैयार करना। और आपने पीछे पढ़ा है कि 18 वर्ष की आयु पूरी करने वाले प्रत्येक भारतीय नागरिक को मतदान का अधिकार है और इस अधिकार का उपयोग करने के लिए जरूरी है कि उसका मतदाता सूची में नाम होना अनिवार्य है। तो निर्वाचन आयोग का मुख्य कार्य है कि मतदाताओं की सूची बनाना, उसे अद्यतन रखना, नए मतदाताओं का समावेश करना। इसके अलावा जो स्थलांतरित हैं या डेड हैं, मर चुके हैं, उनका नाम निकालना, ये सारे कार्य जो हैं निर्वाचन आयोग के तहत किया जाता है। निर्वाचन आयोग जो है मतदाताओं को पहचान पत्र भी जारी करता है। उनको पहचान पत्र देने का अधिकार भी निर्वाचन आयोग के पास है। मतदाता पंजीकरण के लिए विशेष मतदाता जागृत अभियान इसीलिए चलाया जाता है ताकि लोग जो हैं अपना पंजीकरण कराएं, क्योंकि मतदान करना हमारा कर्तव्य ही नहीं बल्कि हमारी जिम्मेदारी भी है। हमें अपने इस दायित्व को समझना चाहिए और इस जिम्मेदारी का निर्वहन करना चाहिए। दूसरा इनका कार्य है चुनाव का कार्यक्रम घोषित करना, चुनाव की समय सारणी और संपूर्ण कार्यक्रम को निर्धारित करना और ये भी तय करना कि किस राज्य में कब और कितने चरणों में चुनाव करवाने हैं, इसका निर्णय चुनाव आयोग लेता है। तीसरा है प्रत्याशियों और उम्मीदवारों के नामांकन पत्र की छानबीन करना। जैसे ही चुनाव की तारीखों की घोषणा होती है, देश के विभिन्न राजनीतिक दल जो हैं अपने अपने प्रत्याशियों का नामांकन करवाते हैं और उनका इसके अलावा कुछ ऐसे लोग भी होते हैं जो स्वतंत्र होते हैं, निष्पक्ष होते हैं, वो भी अपने प्रत्याशियों को मतदान इसमें खड़ा करते हैं चुनाव में। उन सब के नामांकन पत्र की कड़ी जांच पड़ताल करने के बाद और उनको पात्र घोषित करना ये चुनाव आयोग का कार्य है। हमारे देश में अनेक राजनीतिक दल हैं, जैसे कांग्रेस है, बीजेपी है, मनसे है, शिवसेना है। तो राजनीतिक दलों को मान्यता देने का कार्य भी चुनाव आयोग के किया जाता है। चुनाव संबंधी अगर किसी भी प्रकार का विवाद उत्पन्न होता है तो उसका निराकरण करना या प्रत्याशी को अपात्र घोषित करने की जिम्मेदारी चुनाव आयोग की होती है। इसके अलावा एक और महत्वपूर्ण कार्य है चुनाव क्षेत्र की पुनर्रचना करना, डिलिमिटेशन करना। 543 क्षेत्र हैं, संख्या कम होती है, स्थलांतरित होने के कारण किसी स्थान पर संख्या बढ़ जाती है, तो ये दायित्व चुनाव आयोग का है। बिना किसी दबाव के निर्वाचन आयोग अपने इन दायित्वों का निर्वाह करता है। धन्यवाद। आगे हम इसका दूसरा पार्ट पढ़ेंगे।